अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सना यूसुफ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी थी। सारा खानदान उसके खिलाफ था, सबने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, मगर सना को किसी की परवाह नहीं थी। उस दिन सना की सालगिरह थी। बेहतरीन लिबास पहनकर सहेलियों के साथ होटल में सालगिरह मनाई, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर लगाई। घर वापस आई, कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने ही बेड पर बैठी मौत सना की मुंतजिर थी। मेरी कज़न का नाम सना था। वो इस कदर हसीन थी कि जब भी वो किसी महफिल में जाती, सबकी नज़रें उस पर टिक जाती थीं। हमारे इलाके के लोग वैसे ही बहुत दिलकश माने जाते हैं। शायद यही वजह थी कि हमें कभी किसी की खूबसूरती पर ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। लेकिन सना की बात ही अलग थी। उसकी बड़ी-बड़ी रोशन आँखें, दूध जैसा निखरा रंग, नर्मो नाज़ुक चेहरा और ऐसी मासूमियत कि देखने वाला पलट-पलट कर देखे। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, अल्लाह करे ये खूबसूरती किसी बद्दुआ की सूरत ना बन जाए। हम सबको तब ये बात मजाक लगती थी। हम सब हंसी में उड़ा देते थे। लेकिन आज जब माजी के पर्दे हटते हैं तो माँ की वो फिक्र एक हकीकत महसूस होती है। सना ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत ज़हीन भी थी। पढ़ाई में उसका दिल लगता था। उसके ख्वाब बड़े थे। वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। उसने कुछ वक्त हॉस्टल में गुजारा, जहां उसने नए लोगों से दोस्ती की, नए माहौल को समझा और कुछ मशवरे भी लिए। उन्हीं मशवरों में से एक मशवरा ये भी था कि वो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाए और वहां हल्का फुल्का तफरीही मवाद डाले। शुरू में तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका मवाद लोगों को इतना पसंद आएगा। वो छोटी छोटी वीडियोस बनाती और उनमें बच्चों जैसी हरकतें करती, क्योंकि वो खुद भी अभी बिल्कुल छोटी थी, अभी बालिग भी नहीं हुई थी। इसलिए ना ही किसी ने उसे रोका, ना ही किसी ने कोई पाबंदी लगाई, बल्कि सब उसे प्यार से देखते, उसकी मासूम हरकतों पर हंसते। वो घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर देती। अब उसे वीडियोस बनाने से कुछ पैसे आने लगे, तो उसने कभी वो पैसे अपने लिए बचा कर नहीं रखे, बल्कि हम सब कज़नों दोस्तों में बाँट देती। कभी किसी होटल ले जाती जहां हम सब मिलकर मज़ेदार खाना खाते, हँसते खेलते, कभी पार्क चले जाते, वहीं हँसी मज़ाक करते हुए वीडियोज़ बनाते, जो वो बाद में अपने अकाउंट पर डाल देती। लोग उसकी मासूमियत से भरपूर हरकतों को पसंद करते, उसे सराहते, वो तारीफ़ों के पैगामात पढ़कर खुश होती और हम सब भी उसकी खुशी में शरीक हो जाते। उसकी किसी वीडियो पर किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा, ना कोई तनकीद की, ना किसी ने मनफी तबसरा किया, बल्कि वो हर दिल अजीज बनती जा रही थी। ईद करीब आ रही थी, उसके साथ ही उसकी सालगिरह भी। हम सबको यकीन था वो सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएगी, जैसा वो हमेशा करती थी। हम सब भी खूब इंजॉय करेंगे। खासकर मेरी उससे बहुत ज्यादा दोस्ती थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। मगर पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि वो कुछ बदली बदली सी है। उसकी आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं रही। वो हंसती तो थी, मगर वो हंसी पहले जैसी बेसाख्ता और दिल से नहीं थी। मैंने एक दो बार हिम्मत करके उससे पूछा भी कि क्या बात है, कुछ तो बताओ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, न ही किसी और से कोई जिक्र किया। उसका रवैया नॉर्मल लगता था, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर कुछ कह रही थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। बज़ाहिर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। वही खूबसूरती, वही शोहरत, वही लाडली बेटी, वही हंसी खुशी की महफिलें, लेकिन दिल की दुनिया में कोई तूफान जरूर बरपा था। एक दिन जब मैं उससे जरा संजीदगी से बात की और पूछा कि तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान सी लग रही हो, तो वो थोड़ा सा रुकी, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हें तो पता है, जब मैं कोई कंटेंट पोस्ट करती हूँ उस पे हर तरह के कमेंट आते हैं। मैंने कहा हाँ, ज्यादातर लोग तो तुम्हारी तारीफ ही करते हैं, और अगर कोई बुरा कमेंट आ जाए तो इसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। वो कहने लगी, हाँ, बुरा कमेंट तो इंसान इग्नोर कर ही देता है, लेकिन अगर कोई बार बार मैसेज करे, बार बार कॉल करे, हद तो यह है कि घर आने की बातें करे, तो इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करे।
یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا مطلب؟ کوئی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، پیچھے تو نہیں پڑا، لیکن وہ لڑکا مجھے مستقل کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے، بار بار کہتا ہے مجھ سے ایک بار مل لو، صرف ایک بار۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ اس نے مجھے اس کی تصویر دکھائی۔ وہ سوشل میڈیا کی کوئی آئی ڈی تھی جس سے وہ اکثر میسج کرتا تھا۔ وہ بھی ثنا کی طرح ہی ایک لڑکا تھا جو سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر مزاحیہ اور ہلکا پھلکا مواد ڈال کر مشہور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم اسے اگنور کرو، اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ اگر تم کسی بڑے کو بتاؤ گی تو وہ غصے میں آ جائیں گے اور تمہارا سارا یہ آن لائن کام بند کروا دیں گے، کیونکہ ہم جس علاقے سے ہیں وہاں لوگ ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ لڑکی کا سوشل میڈیا پر آ کر خود کو ظاہر کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اور تمہیں ابھی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ اگر کسی کو شک بھی ہوا تو وہ تمہیں روک دیں گے اور تمہارا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلایا اور کہا، ہاں یہ بات تو ہے، تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے دل میں ڈر لگتا ہے یہ لڑکا کسی دن سچ میں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسے تھوڑی کوئی کسی کے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو تم سیدھا انکار کر دینا، کسی کو کچھ نہ کہنا۔ ہم دونوں یہ بات وہیں ختم کر کے آگے پڑھائی کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن اندر ہی اندر میں بھی پریشان تھی، کیونکہ میں اس کے چہرے میں وہ ڈر اور بے چینی محسوس کر چکی تھی، اور وہ بھی شاید کسی انجانے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس وقت ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری یہ چھوٹی سی گفتگو ہماری زندگی کا سب سے اہم موڑ بن جائے گی، اور جو فیصلہ ہم نے اس لمحے کیا اس کا انجام کتنا خوفناک نکلے گا، ہمیں اندازہ تک نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ثنا کی زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکے کا عمل دخل نہیں رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی آنکھوں میں کشش تھی، چہرے پر معصومیت تھی، آواز میں نرمی تھی اور انداز میں اعتماد تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے کبھی اپنی خوبصورتی کو غلط استعمال نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس نے ایسے کسی تعلق میں پڑنے کی کوشش کی۔ وہ جب کبھی کالج جاتی یا کہیں باہر نکلتی تو بہت سے لوگ اسے دیکھتے تھے، کچھ تعریف کرتے تھے، کچھ پیچھے پیچھے آتے تھے، اور کچھ لوگ اسے سوشل میڈیا پر میسج بھی کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ بہت مہذب لوگ ہوتے جو سیدھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، بلکہ کئی بار تو نمبر ہی بند کر دیا، صرف اس لیے کہ بار بار انجان لوگوں کے میسیجز اور کال سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے خاندان کے اندر بھی 2-3 کزن تھے جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ لوگ اپنی ماؤں کے ذریعے اس کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، لیکن ثنا کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، اس نے ابھی پڑھنا ہے، وہ ابھی خود بھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، زندگی میں مجھے آگے بڑھنا ہے، میں چاہتی ہوں میرا نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں۔ وہ چاہتی تھی لوگ اس کی عزت کریں، وہ اسے اس کی محنت کی بنیاد پر جانیں۔ اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ اسے شہرت کا شوق ہے، لیکن ایسی شہرت جو عزت والی ہو، ایسی پہچان جو خود کی محنت سے ملے، ایسی کامیابی جو اسے خود پر فخر کرنے دے۔ جب اس نے مجھ سے یہ ساری باتیں کیں تو مجھے تھوڑا سا لگا شاید وہ کچھ باتیں مجھ سے چھپا رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی صاف صاف باتیں کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اس دن اس نے کچھ الجھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں میں روانی تو تھی، مگر گہرائی تھوڑی کم تھی، جیسے کوئی بات ادھوری چھوڑ دی ہو۔ لیکن میں نے زیادہ نہیں پوچھا، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی کے کچھ گوشے سنبھال کر رکھتا ہے، اور شاید وہ بھی کچھ باتیں اپنے تک رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے صرف اتنا کہا، اگر تجھے کچھ بننا ہے تو پہلے خود پر اعتماد رکھ، دوسروں کی باتوں سے خود کو کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ ثنا کے اندر وہ حوصلہ تھا، وہ صرف خواب دیکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی تیار تھی۔ لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی سالگرہ تھی، ہمیں لگا اس موقع پر کوئی بڑا ایونٹ ہوگا،
दोस्त अहबाब जमा होंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा, कोई शो या सरप्राइज होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा कि किसी अच्छे से होटल में चलते हैं, वहां खाना खाएंगे, दो चार तस्वीरें बना लेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और बस। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि खुशी तो उसकी थी और दिन भी उसका था। मैं उसके साथ ही थी। हम दोनों ने गाड़ी ली और एक अच्छे से होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल पहुंचकर हमने खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। हमने हंसी खुशी खाना खाया, तस्वीरें बनाई, वीडियोज रिकॉर्ड की, थोड़ा सा केक भी कट किया, जैसे हम दोनों ने आपस में बांट लिया। वीडियो अपलोड कर दी गई और चंद लम्हों बाद लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसका कंटेंट हमेशा जल्दी वायरल हो जाता था। होटल से निकले तो उसने कहा, मेरा घर यहाँ से करीब है, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप करेंगे, फिर तुम निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। हम उसके घर पहुंचे तो वहां उसकी फुप्फो भी बैठी हुई थी। हमने उनको सलाम दुआ किया और सोफे पर आकर बैठ गए। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे, हमने बमुश्किल सांस लिया था। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। फुप्पो ने चौंक कर कहा, इस वक्त कौन आ गया? साना ने कहा, मैं देखती हूँ। वो उठी और दरवाजे की तरफ गई, लेकिन चंद लम्हों बाद उल्टे कदम वापस आ गई। उसके पीछे एक अजनबी लड़का खड़ा था। पहले तो मैं उसे पहचान ना सकी, लेकिन जब दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, ये तो वही लड़का है जिसकी तस्वीर सना ने मुझे दिखाई थी। मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो लड़का वाकई सना का पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया था। और हमारे घरों में इस तरह किसी गैर मर्द का यूं दाखिल हो जाना मामूली बात नहीं थी, खास तौर पर जब घर में सिर्फ एक उम्र रसीदा खातून यानी फुप्पो थी और हम दोनों लड़कियां थीं। सना के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लड़का अंदर आया, बोलने लगा, कितने नखरे करती हो तुम? जब मैंने तुमसे कहा कि हम कहीं मिलते हैं, मिलके वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो तुम नखरे करने लगी। तुम खुद भी तो मेरी वीडियोस पर कमेंट करती हो, मुझे लाइक करती हो, मैं भी तुम्हारी वीडियोस बनाता हूँ। हम दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मसला क्या है? क्या कमी है मुझ में? क्या बुराई है? तुम्हारे नखरे समझ से बाहर हैं। वो एक ही सांस में तेज तेज बोलता जा रहा था। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि ये लड़का सना को पसंद करने लगा था। वो उसके साथ ना सिर्फ काम करना चाहता था, बल्कि दिल में रिश्ता बनाने की ख्वाहिश भी रखता था। लेकिन सना ने उसकी पेशकश को पहले ही इनकार कर दिया और ये बात उस लड़के के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई थी। सना ने जब मुझे इस बारे में बताया तो उसने सिर्फ आधी बात बताई थी। उसने ये नहीं बताया था कि वो लड़का पहले भी मिलने के लिए जोर दे चुका है, और ये भी नहीं कहा था कि वो 2-3 बार इस शहर में आ चुका है। हालांकि ये उसका शहर नहीं था, वो दूर दराज के इलाके से आया था, और अगर कोई इतनी मेहनत करे, बार बार आए और फिर उसे इनकार का सामना हो, इंसान को गुस्सा आना फितरी बात है। लेकिन ये गुस्सा उस हद तक पहुंच जाए कि कोई किसी के घर में गुस्साए और ऐसी बदतमीजी करने लगे, तो ये दीवानगी की अलामत थी। इस लम्हे हमें सिर्फ यही सूझ रही थी कि किसी भी तरह इस लड़के को प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, यहाँ से रुखसत किया जाए। हमने फैसला किया और उससे कहा, हम तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे साथ वीडियो भी बनाएंगे, काम भी करेंगे, ताकि वो उस वक्त माहौल खराब ना करे। सना ने उसे बैठने को कहा, लेकिन वो बोला, मुझे नहीं बैठना, मुझे तुम लोगों पर गुस्सा आ रहा है। वो तेज लहजे में बोल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और इश्ताल था। सना ने बात संभालने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो किचन की तरफ चल दी ताकि इस माहौल को कुछ नरम किया जा सके और इस पागलपन की हद तक पहुंचे हुए इंसान को किसी तरह काबू में लाया जा सके। उसने सना को पानी लाने से रोक दिया और अजीब अंदाज में गुस्से से कहा, मुझे पानी नहीं पीना। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ पानी पीने आया हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेकर आया था? मैंने एक मुकम्मल गिफ्ट बॉक्स तुम्हारे लिए तैयार किया था। उसमें आईफोन था,
जानती हो आईफोन की क्या कीमत होती है। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें खुश रखने के लिए हर वो चीज देने की कोशिश कर रहा था जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। मैं चाहता था तुम मेरे साथ रहो, मैं चाहता था तुम मेरे साथ वीडियोस बनाओ ताकि हम दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर आएं, हम एक टीम की तरह कमाएं। तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम हो के नखरे कर रही हो। तुम खुद को समझती क्या हो? इतनी खूबसूरत भी नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ लिया है। तुम्हारी खुद पसंदी, तुम्हारी खुद गर्जी, तुम्हारी अना तुम्हें तबाह कर देगी। और आज तुमने मेरी अना को रौंद दिया। उसके अल्फाज तेज थे, लहजा करख था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब किसी इंतहा तक जाने वाला हो। मैं और सना दोनों खौफजदा हो चुके थे, लेकिन हम उसकी हद तक पहुंच जाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लगा वो बस बोलकर चला जाएगा, लेकिन हम उसके इरादों से नावाकिफ थे। वो आज कुछ कर गुजरने की नीयत से आया था और फिर अचानक उसने वो कर दिया जिसका हमें डर था, लेकिन यकीन नहीं था। उसने एक लम्हे में सना को इस दुनिया से रवाना कर दिया। हथियार वही था जो अक्सर सानेहात में इस्तेमाल होता है, जिससे जान लेना बहुत आसान होता है। सना जमीन पर गिरी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया, मेरी सांसें रुक गई हैं, मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं चीखी चिल्लाई, फुप्पो दूसरे कमरे में थी। आवाज सुनकर भागती हुई आई। उनकी चीखें भी मेरे साथ शामिल हो गईं और वो लड़का जो एक लम्हा पहले तक हमारे सामने खड़ा था, अपने मकसद को मुकम्मल करके बगैर किसी घबराहट के उल्टे कदम वापस चल पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो यही करने आया था, जैसे उसने जो सोचा वो किया और अब वो मुतमईन है, जैसे उसे सिर्फ यहां से निकल जाना है। वो किसी दहशत में नहीं था, वो परेशान नहीं था, वो सिर्फ तेज तेज कदमों से निकल गया। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया, जैसे तैसे सना को संभाला, कोशिश की कि वो होश में आ जाए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद सांस चल रही है, शायद जिंदगी की कोई रमक बाकी हो। एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी। हमने फैसला किया खुद ले जाते हैं। जैसे तैसे गाड़ी में डाला, अस्पताल की तरफ दौड़े। रास्ते में मेरे हाथ मुसलसल सना के चेहरे पर थे, उसकी नब्ज को महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ भी वाजे नहीं था। हम अस्पताल पहुंचे, उसे अंदर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जो खबर सुनने को मिली वो मेरे अंदर तक को तोड़ गई। उन्होंने कहा वो जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सुन्न हो चुकी थी, मेरा वजूद साकत था, मैं चल नहीं पा रही थी। जैसे ही हौसला किया कि घर वालों की इत्तला दूं, मेरे हाथ कांप रहे थे, उन पर काबू नहीं था। मेरी उंगलियां मोबाइल के बटन दबाने से कासिर थीं। मैंने जैसे तैसे सबको फोन किया, बताया कि क्या हो गया है, क्योंकि वो सब बाहर थे। ईद करीब थी, सब शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, घर में कोई नहीं था। जब सबको इतला दी तो सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जो हमेशा खुश रहती थी, वो जो सबको हंसा देती थी, जो सबके दुख दर्द में साथ देती थी, आज खुद किसी और दुख का हिस्सा बन चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताए बकायदा तौर पर डेथ क्लियर कर दी। मेरा दिल जैसे टूट चुका था, मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं वो मंजर भूल ही नहीं पा रही थी जब वो मेरे सामने गिरी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं खुद भी इतने शदीद सदमे में थी कि होश खो बैठी। जब आंख खुली तो मेरे इर्द गिर्द पुलिस थी। उन्होंने मुझसे सारी तफसील ली, क्योंकि मैं ही वाहिद ऐनी शाहिद थी। मैंने जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो सब बयान कर दिया। लेकिन मेरे बयान देने से क्या फर्क पड़ना था? जिसके लिए बयान दिया वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब कोई इंसाफ हो, कोई कार्रवाई हो, वो वापस तो नहीं आ सकती थी। अस्पताल से खबर लीक हुई, या शायद किसी वार्ड बॉय ने बता दिया, या फिर किसी ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। मगर जो भी हुआ, खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और समाजी राब्ते की वेबसाइट्स जैसे थरथरा उठी। मुझे अंदाजा ही नहीं था सना को इतने लोग जानते हैं और वो उससे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हर तरफ मौजूद हैं। हर तरफ एक शोर था, हर तरफ एक मौजू था, हर तरफ इस वाक़े का जिक्र था। किसी ने कहा ये गैरत के नाम पर हुआ है, किसी ने कहा लड़का उसके साथ रिश्ते में था और उसने इनकार कर दिया, किसी ने कहा ये सोशल मीडिया का
منفی استعمال تھا۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، ہر کوئی اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ سب اس لڑکی کے لیے بول رہے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ پوسٹ لکھ رہے تھے، کچھ اس کی تصاویر شیئر کر رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، اس کے لیے سزا ملنی چاہیے۔ کوئی اسے بہن کہہ کر رو رہا تھا، کوئی دوست کہہ کر آہیں بھر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کوئی اس کی باتیں شیئر کر رہا تھا کہ وہ کتنی معصوم تھی، کتنی پیاری باتیں کرتی تھی، کتنی سادہ طبیعت کی تھی۔ ہر طرف ایک ہنگامہ تھا، ایک چیخ تھی، ایک دکھ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ حقیقت بھی سب کے سامنے آنے لگی جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، جب میرے بیان کو نشر کیا گیا، جب ثنا کے خاندان نے میڈیا پر آ کر بات کی، تب سب کو سچ پتا چلا کہ یہ کوئی محبت کا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، یہ صرف ایک لڑکے کی انا تھی، ایک لڑکے کی ضد تھی، ایک نا سمجھی میں کی گئی حرکت تھی جس نے ایک پوری زندگی چھین لی، ایک پوری دنیا اجاڑ دی۔ لوگوں نے مذمت کی، لوگوں نے افسوس کیا، لوگوں نے اسے بد دعا دی، ثنا کے لیے دعائیں بھی کیں، ہر طرف سے آوازیں آئیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے والدین، بہن، بھائی سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ میں خود بھی جیسے ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں چل تو رہی تھی، سانسیں بھی آ جا رہی تھیں، مگر اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہمیں فوری طور پر اطلاع دی گئی کہ میت کے ساتھ گاؤں روانہ ہونا ہے، وہی گاؤں جہاں سے وہ لوگ آئے تھے، وہی جگہ جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے اسکول جانا شروع کیا تھا، جہاں اس نے ہنسی خوشی کے دن گزارے تھے، وہی جگہ جہاں اس کا خمیر اٹھا تھا، جہاں آج اسے واپس بھیجا جانا تھا۔ گاڑی میں جیسے جیسے سفر طے ہو رہا تھا، دل جیسے کسی چکی میں پس رہا تھا، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، ذہن میں صرف اس کی آخری مسکراہٹ کا عکس تھا۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو وہاں بھی ایک ہجوم تھا، ہر کوئی افسوس کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، ہر کوئی اس کے کردار کی تعریف کر رہا تھا، ہر چہرہ اداس، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جب اس کی میت کو نہلایا گیا، جب کفن میں لپیٹا گیا، جب اسے لے کر قبرستان پہنچے تو جیسے پورا گاؤں ساتھ تھا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ہر کوئی اس کی میت پر حیران اور افسردہ تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا اس کا کیا قصور تھا، وہ تو ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، وہ تو کسی کا دل نہیں دکھاتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن پھر وہی بات ہر زبان پر تھی کہ اب کچھ بھی کر لو وہ واپس نہیں آ سکتی، اب کوئی بھی صدمہ، کوئی بھی آنسو، کوئی بھی شور مچا لے، وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا جب وہ زندہ تھی، وہ باتیں کرتی تھی، وہ ہنستی تھی، وہ دنیا کی رونق تھی، اب وہ صرف یاد رہ گئی ہے، ایک ایسی یاد جو ہر عید پر، ہر سالگرہ پر، خوشی کے موقع پر چبھتی رہے گی اور ایک خلا بن کر ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اس کا درد، اس کی کمی ہر ایک کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی تھی۔ ایک دن ثنا نے مجھ سے باتوں باتوں میں اپنی ایک خواہش کا ذکر کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دن جیسے ہی موقع ملا اس نے کہا اسے ڈراموں اور فلموں میں کام کرنا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ نام بنانا چاہتی ہے، اپنی پہچان چاہتی ہے، اور پھر ہنس کر بولی وہ خوبصورت بھی ہے، جب کوئی اسے دیکھے گا تو ضرور کاسٹ کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اس کی آواز میں جوش تھا، اس کی باتوں میں معصوم خواب تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے گھر والے تمہیں اجازت دے دیں گے؟ تو وہ بولی زمانہ بدل گیا ہے، فلموں اور ڈراموں میں وہ لڑکیاں بھی آتی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، اب یہ شعبہ پہلے جیسا نہیں رہا، اس میں بھی عزت سے کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اگر اسے کوئی موقع ملا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی محنت سے آگے بڑھے گی۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنا چہرہ دکھاتی رہتی تھی، اس امید میں تھی شاید کوئی اسے دیکھ لے، شاید کوئی پروڈیوسر، کوئی ڈائریکٹر یا کوئی ایسا شخص جو اسے ایک کردار دے اور وہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ یہ کوئی بہت بڑا خواب نہیں تھا، ایک سادہ سی تمنا تھی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ ایک دن وہ اس اسکرین پر نظر آئے، لیکن اب وہ خواب بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اب نہ وہ خوشی باقی رہی، نہ وہ خواب، کیونکہ اس کی سانسیں اس دن کے بعد رک چکی تھیں۔
पुलिस को जैसे इत्तला मिली वो मुतहर्रक हो गई। बहुत जल्द मुल्ज़म गिरफ्तार हो गया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब सुनकर दिल दहल गया। वो कह रहा था वो लड़की बहुत गरूर दिखा रही थी, वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं उसे कई बार कह चुका था, उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझे नज़रअंदाज कर देती थी। उसने मुझे कभी अहमियत नहीं दी, वो बार बार इनकार करती रही। आखिरकार मैंने तैश में आकर ये कदम उठा लिया। यानी कि अगर एक लड़की किसी लड़के से बात ना करे, अगर वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अगर वो इनकार करे, तो वही इनकार उसके लिए सजा बन जाए। इस मुआशरे में जहां औरत को इज्जत का निशान कहा जाता है, इसी माहौल में अगर वो अपने वकार को संभाल कर रखे तो उसका नतीजा उसके लिए जानलेवा बन जाता है। लड़की का इनकार जुर्म बन जाता है। उसकी खुददारी और गैरत उसकी मौत की वजह बन जाती है। सना ने सिर्फ अपने ख्वाब को संवारने की कोशिश की थी। वो सिर्फ अपने लिए कुछ बनाना चाहती थी, मगर उसका इनकार किसी के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका ख्वाब उसके साथ हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। जिंदगी एक ऐसा अतिया है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से इंसान को दिया जाता है, और ये किसी दूसरे इंसान को इख्तियार नहीं देता कि वो किसी की जिंदगी का फैसला करे। कोई इंसान कैसा भी हो, उसके नजरियात कैसे भी हों, उसकी सोच, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात, उसकी तरजीहात जैसी भी हों, वो गलत हो या सही, वो गुनहगार हो या नेक, लेकिन उसे जीने का हक उससे छीन लेना, तुम्हारी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, ये सरासर जुल्म है, ये दरिंदगी है। और ये इस माशरे का एक ऐसा नासूर है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान फैलता जा रहा है। सना की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चीख है, एक पुकार है, एक आईना है इस माशरे के उन लोगों के लिए जो औरत को सिर्फ उस वक्त तक इज्जत देते हैं जब वो उनके अहकाम मानती है, और इनकार करते ही उनकी गैरत जाग उठती है। वो उसकी सांसें छीन लेने को अपना हक समझ लेते हैं। आखिर एक इंसान को यह हक किसने दिया कि वो फैसला करे कौन जिएगा कौन मरेगा? अगर सना किसी ख्वाब की मालिक थी, अगर वो शोहरत की तलबगार थी, अगर वो कुछ बनना चाहती थी, तो उसमें क्या बुराई थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की थी? उसने इनकार किया था, उसने किसी के जज्बात को कबूल नहीं किया था, तो उसे अपनी जान की कीमत देनी पड़ी। हमें इस माशरे को बदलने की जरूरत है। हमें अपने बेटों को ये सिखाने की जरूरत है कि इनकार को बर्दाश्त करना सीखो, ना कि उसका बदला लेने के लिए हथियार उठा लो। हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई लड़की अगर अपनी मर्जी से जिंदगी के फैसले करती है तो वो बागी नहीं बनती, वो आजाद होती है, वो खुद मुख्तार होती है। और खुद मुख्तारी गुनाह नहीं है, बल्कि इंसान का बुनियादी हक है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ चुप रहने की तालीम देने के बजाय उन्हें ये सिखाना होगा कि अगर कोई उनकी हद पार करे तो वो बोलें, आवाज उठाएं, खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और सबसे बढ़कर हमें ये याद रखना होगा कि किसी इंसान को कैसा भी देखकर या सुनकर हम उसकी जान लेने का इख्तियार नहीं रखते। अगर हमें उसका अमर बुरा लगता है तो हम उसे नसीहत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में फैसला करने वाले नहीं हैं। वो इख्तियार सिर्फ उसकी जात के पास है जिसने हमें पैदा किया। अगर हम इंसान होने के नाते रहम नहीं दिखा सकते तो कम से कम दरिंदे बनने से बाज आ जाए। सना जैसे वाकयात सिर्फ अफसोस से खत्म नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके बाद माशरे को जागना चाहिए। हर फर्द को यह अहद करना चाहिए कि वो ना खुद किसी की जिंदगी छीनेगा, ना किसी को ऐसा करने का मौका देगा, क्योंकि जीना हर इंसान का हक है और ये हक कोई नहीं छीन सकता। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।